31 नंबर का है, डिफाइन जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था कि इस एक्ट के अंदर जे एक्ट भी है। ठीक है, आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये पूरा नहीं है, थोड़े बहुत पोर्शन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो भी क्राइम के नजरिए से। ठीक है तो जे एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो जे एक्ट में दो तरीके के बच्चे का मतलब दो टाइप के बच्चों के बारे में डील किया गया है। जे एक्ट में पहला बच्चा है चाइल्ड इन या जुवेनाइल भी बोल सकते हैं इसको, जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। एक टाइप का बच्चा तो ये होता है, ठीक है, जिसको चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी देखता है, CWC ऐसे बच्चों का देखभाल करता है। ऐसे बच्चे कौन से होते हैं? जो अनाथ होते हैं, सड़क पे मिलते हैं, वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, जिसके साथ जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है ऐसे बच्चों को, ठीक है, अबैंडन्ड होते हैं, वैसे बच्चे जुवेनाइल इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन वाले बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप का बच्चा इस एक्ट के अंदर होता है जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी तरीके से अपराध किए हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए कौन सी संस्था काम करती है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये हमेशा याद रखना। जे एक्ट दो तरह के बच्चों को डील करता है। एक बच्चा वो जो अनाथ या सड़क पे मिलता है या कोई अब्यूज हुआ हो उसके साथ निग्लेक्ट है वो बच्चा, ठीक है, स्ट्रीट पे ऐसे ही भटक रहा है, ऑर्फन है, अनाथ है, ठीक है, तो वैसे बच्चों को रिहैब करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो है चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी। और ये कमिटी उन बच्चों को उठाती है जो जिसको ऐसे जरूरत है। तो ऐसे जरूरत वाले बच्चे कौन से हैं? जुवेनाइल इन एंड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये एक तरीके का ग्रुप हो गया बच्चों का। और दूसरा बच्चा है जो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, वो वाले बच्चे जो अपराध करके आते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके के दो टाइप में हमने जे एक्ट के अंदर बच्चों को बांट रखा है। एक CWC ऑर्गेनाइज करती है उसके सारे काम, और एक है JJB जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों का पूरा केयर करता है। ठीक है, इसके अंदर एक और बात याद रखना, जब बच्चे को जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों को हम किसी अपराध के लिए उठा के लाते हैं कि भाई इसने कोई अपराध किया है, तो हम उसको कहाँ रखते हैं? ऑब्जर्वेशन होम में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जब ऑब्जर्वेशन होम में रखते हैं, इसके बाद जब उसका ट्रायल शुरू होता है और कन्विक्ट हो जाता है वो बच्चा कि हाँ इसी ने अपराध किया है, तो आफ्टर कन्विक्शन हम उसको कहाँ शिफ्ट करते हैं? स्पेशल होम में। ये सवाल पूछा गया है कई बार, जब आप ऊपर देखोगे तो देखना ये सवाल पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो स्पेशल होम और ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम तब के लिए है जब कोई बच्चा अपराध किया और उसको टेम्पररी पीरियड के लिए हमने उठा के ले आया। ठीक है, और जब उसका ट्रायल चलेगा, कन्विक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको स्पेशल होम में डाल देंगे। तो बिफोर गिल्ट ऑब्जर्वेशन होम, आफ्टर गिल्ट स्पेशल होम। ठीक है, तो देखिए अभी सवाल क्या बोल रहा है? डिफाइन जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब ये एक तरीके के ग्रुप वाले बच्चे की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन से बच्चे आते हैं? जो 18 साल से कम के होते हैं। तो जुवेनाइल का मतलब ही है कि भाई 18 साल से नीचे। ठीक है, हु रिक्वायर्स केयर प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबल सिचुएशन। यहाँ पे किसी भी तरीके का अपराध बोला है क्या? नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि ऐसे वाले बच्चे की कैटेगरी में वैसे बच्चे आते हैं जिसको जरूरत है, उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन से जूझ रहा है जिसमें उसको केयर की जरूरत है, उसको घर की जरूरत है, उसको माता पिता के प्यार की जरूरत है, ठीक है, पैसों की जरूरत है, खाने पीने का उसको मतलब इच्छा है, ऐसा कुछ। तो वैसे बच्चों के लिए जो है
ये जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो सड़क पे मिलते हैं, अनाथ मिलते हैं, ठीक है, स्ट्रीट पे मिलते हैं और जिसके साथ बहुत मारपीट हुआ हो, एक्सप्लॉइट किया गया हो उस बच्चे को, उसको इलीगल एक्टिविटी के लिए मतलब मजबूर किया गया हो, तो वैसे बच्चों को जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा अपराध करके आया हो तो उस अपराध वाले बच्चे को क्या बोलेंगे? जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। ये दो हमेशा याद रखिएगा। एक इसी में आता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या डेलिक्वेंट जुवेनाइल क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो जब कोई बच्चा अपराध करता है, ठीक है, तो अगर वो बच्चा बड़ा होता तो क्रिमिनल माना जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बच्चा मतलब 18 साल से कम है तो हम उसको क्रिमिनल नहीं बोल के जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोलेंगे, ठीक है। डेलिक्वेंट जुवेनाइल या जुवेनाइल डेलिक्वेंट या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कुछ भी, सब एक ही बात है। मतलब उसका ऐसे हिंदी में होता है बाल अपराध। अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है तो हम उसको क्रिमिनल ना बोल के बाल अपराध बोलेंगे, जिसको डेलिक्वेंट चिल्ड्रन बोला जाता है, ठीक है, या जुवेनाइल डेलिक्वेंट बोला जाता है। तो ये हो गया जुवेनाइल इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अ प्रोबेशन ऑफिसर? प्रोबेशन ऑफिसर प्रोबेशन एक्ट के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसका अपॉइंटमेंट करता है, इसको सुपरवाइज करता है, ठीक है। ये क्यों बनाया गया है? तो जिस भी व्यक्ति को प्रोबेशन पे छोड़ना है, ठीक है, उसको गाइड करने के लिए, उसके ऊपर नजर रखने के लिए, वॉच डॉग का काम करने के लिए एक तरीके से प्रोबेशन पे क्यों छोड़ा जाता है? तो जब कोई अपराधी पहली बार अपराध किया हो, यंगर हो, उसका पूरा एज अभी बाकी है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ऑफेंड किया है, तो उसको जेल में न रखते हुए हम उसको प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं। इसके पीछे का वजह यह है कि हम उसको रिहैब करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट टाइम ऑफेंड किया है, ठीक है, यंगर है, पूरा उम्र इसका बाकी है, जेल में रखेंगे तो और भी कैदी के साथ रह के वो और मतलब अपराधी बन जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। तो हमें उससे बचाना है। जेल में ऑलरेडी बहुत सारा क्राउड है, अगर हम सबको जेल में ही डालते रहे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, उससे भी हमको जो है बचाना है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है प्रोबेशन के लिए, और प्रोबेशन ऑफिसर उसी को लीड करने वाले एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अब हम जे एक्ट की बात करें तो कोई भी बच्चा ऐसा है जो 17 साल 18 साल का है, ठीक है, जिसको जेल में रखना जरूरी नहीं है, उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। उसको गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जिसको प्रोबेशन ऑफिसर कहा जाता है। इसको स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में अपॉइंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजन एंड लॉकअप? प्रिजन और लॉकअप क्या होता है? तो आपको बताया था मैंने, जब क्रिमिनल ट्रायल मैंने बताया था तो उसमें बताया था कि जब कोई क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो दो ऑप्शन होता है। एक तो ये कि उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए, ठीक है, और दूसरा ये कि उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, ठीक है। तो पीसी का मतलब क्या होता है? पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब पुलिस के पास वो रहेगा कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन, जब तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस को कंप्लीट करे, ठीक है। जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगा तो उसको पीसी में नहीं, उसको फिर जेल भेज दिया जाएगा। जेल को ही जेसी कहा जाता है, जुडिशियल कस्टडी। तो यहाँ पे जो प्रिजन बोल रहा है वो जुडिशियल कस्टडी हो गया, और लॉकअप जो बोल रहा है वो पुलिस कस्टडी हो गया, ठीक है। ये सिर्फ वर्ड चेंज करके आपको बता रहा है, बात एक ही है। पुलिस स्टेशन में अगर आपको रखा जाएगा तो वो पुलिस कस्टडी है, उसी को लॉकअप कहा जाता है, ठीक है। जब पुलिस कस्टडी खत्म हो जाता है किसी अक्यूज्ड का तो उसको जेल में भेजा जाता है। तो जेल को जेसी कहा जाता है, जुडिशियल कस्टडी, इसी को प्रिजन भी कहा जाता है। तो प्रिजन क्या है? एक परमानेंट प्लेस है जहाँ पे कन्विक्टेड पर्सन को रखा जाता है, ठीक है, पहली बात। आफ्टर गिल्ट या बिफोर गिल्ट भी रखा जा सकता है, क्योंकि उसका ट्रायल चलेगा तब पता चलेगा ना कि ये अपराधी है या नहीं। दूसरा है लॉकअप। लॉकअप एक टेम्पररी पीरियड के लिए प्लेस होता है जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पे रखती है, बाकी उसके बाद उसको
वहां पे नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो गया आपको प्रिजन एंड लॉकअप। प्रिजन, जेल, लॉकअप, पुलिस कस्टडी। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय एटाविज्म। ठीक है, एटाविज्म इन क्रिमिनोलॉजी, एटाविज्म refers to the theory that criminal behavior is a result of a biological throwback where some individual inherit primitive and ancestral traits that predispose them to commit crime। एटाविज्म जो है एक थ्योरी है, ठीक है, जिसका ये मानना है कि कोई भी बंदा क्राइम तब करता है जब उसके बायोलॉजिकल कुछ उसमें अंश हो। ठीक है, जैसे किसी के पापा अपराधी थे तो स्वाभाविक है कि उसके बच्चे अपराधी हो सकते हैं। ठीक, तो ये थ्योरी ये मानता है कि अगर किसी का एंसेस्ट्रल ट्रेट्स है, ठीक है, या उन्होंने कुछ इनहेरिट किया है अपने माँ बाप से, ठीक है, क्रिमिनल बिहेवियर के तौर पे, तो वो बच्चा अपराध करेगा आगे जाके। ठीक है, तो ये होता है एटाविज्म, ये एक थ्योरी है। ये कॉन्सेप्ट दिया था सेसारे लोम्ब्रोसो ने। इनका मानना था कि कोई भी बच्चा जो है who believes that criminal are born criminal and can be identified by certain physical and mental characteristics resembling early human ancestors। ठीक है, ये सेसारे बेकरिया थे, सेसारे लोम्ब्रोसो एक जूरिस्ट थे। उनका मानना था कि जो एंसेस्ट्रल होते हैं, ठीक है, या जिनके माता पिता या कोई ऐसे मतलब गार्डियन होते हैं जो अपराध किए होते हैं, तो उसके बच्चे बॉर्न क्रिमिनल होते हैं। ठीक है, मतलब वो बच्चा पैदा होगा तो क्रिमिनल ही पैदा होगा, क्योंकि उसने क्राइम के ही दुनिया का सब समझा है। ठीक है, सामान्य जीवन में क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं है। तो सेसारो लोम्ब्रोसो का ये थ्योरी था एटाविज्म, जिसमें ये माना गया कि किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर का रिजल्ट क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल थ्रोबैक। उसके माता पिता कैसे थे, अगर आप उसको समझ ले तो आप उस क्रिमिनल को समझ जाएंगे कि ये क्रिमिनल कैसा है और क्यों बना। मीन बाय हेडोनिस्टिक एंड ईगोइस्टिक अप्रोच टू क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, ये दो अप्रोच है। पहला है hedonistic approach। The hedonistic approach holds the human being seek pleasure and avoid pain। According to this view, a person commits a crime when the expected pleasure or benefit, money, power, satisfaction, is greater than expected pain or punishment। Crime is committed to gain pleasure or satisfaction। hedonistic approach बोलता है कि कोई भी अपराधी तब करता है जब उसको उसमें कुछ प्लेजर मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है, जब ये सारी चीज मिलते हैं उसको, तो उसको पेन याद नहीं रहता कि पेन भी होने वाला है, इसमें कुछ नहीं। वो सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, प्लेजर के लिए वो अपराध कर देता है। तो इसको हेडोनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। दूसरा है ईगोइस्टिक अप्रोच। ईगोइस्टिक अप्रोच एक्सप्लेन क्रिमिनल बिहेवियर as driven by self-interest and selfish motives, and an individual commits crime to serve personal needs or advantage without considering the harm caused to other or society। ईगोइस्टिक अप्रोच का मानना है कि वो पर्सनल बेनिफिट के लिए अपराध करता है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और उसको सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी को इसका क्या मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नहीं। उसको सिर्फ अपना मोटिव पता है कि भाई मुझे तो ये करना है, और वो वैसा करेगा। तो इसको बोलते हैं ईगोइस्टिक अप्रोच, मतलब ईगो टाइप का रहता है कि नहीं मुझे तो ये करना है, बाकी उससे किसको क्या फर्क पड़ने वाला है उससे उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये होता है ईगोइस्टिक अप्रोच। 36 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी का मतलब है कि क्रिमिनोलॉजी के क्या क्या स्कोप हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या आप सीखने वाले हो या क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। तो सबसे पहला तो है क्राइम। ठीक है, क्राइम क्या होता है? क्राइम होता है एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल अंडर लॉ, वो क्राइम होता है। इसके बाद दूसरा है, हम क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है क्राइम करने के, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होता है, सोशल फैक्टर होता है, करेक्ट। तो ये सारे कहीं ना कहीं क्रिमिनल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं क्रिमिनल के बारे में, कितने टाइप का क्रिमिनल होता है। प्रॉपर्टी क्रिमिनल होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल होता है, हैबिचुअल क्रिमिनल होता है, फर्स्ट टाइम क्रिमिनल होता है ना।
तो इस टाइप के हम क्रिमिनल के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम इसमें पढ़ते हैं पीनोलॉजी। पीनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। पीनोलॉजी मतलब इसको अगर हम डिवाइड करें तो पीनल ओजी, ठीक है, पीनल ओजी या पीनोलॉजी। तो पीनल का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है। तो जब हम पनिशमेंट के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको बोला जाता है पीनोलॉजी। स्टडी ऑफ पनिशमेंट बराबर पीनोलॉजी। स्टडी ऑफ क्राइम बराबर क्रिमिनोलॉजी। स्टडी ऑफ विक्टिम बराबर विक्टिमोलॉजी, ठीक है। तो हम जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं उसी का नाम ये रहता है। जैसे हम क्राइम के बारे में स्टडी करेंगे तो क्रिमिनोलॉजी है, अगर हम पनिशमेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो पीनोलॉजी होगा, अगर हम विक्टिम के बारे में स्टडी करेंगे तो विक्टिमोलॉजी होगा। सवाल यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ जैसे हम बोल रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्राइम के बारे में स्टडी, तो क्राइम के बारे में बहुत सारी चीजें हैं स्टडी करने को, ठीक है, सिर्फ क्राइम ही नहीं है। क्राइम आएगा तो फिर क्रिमिनल भी आएंगे, हमें इसको भी स्टडी करना है। अब क्रिमिनल आएगा तो उसके बिहेवियर भी होंगे तो हमें उसको भी स्टडी करना है। क्रिमिनल आएगा, क्रिमिनल बिहेवियर आएगा तो उसके पीछे फैक्टर क्या है हमको वो भी पढ़ना है। क्यों कोई अपराध करता है, कॉजेस क्या क्या है, हमें वो भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्रिमिनोलॉजी में आ जाता है, ठीक है। पीनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पनिशमेंट का। तो पनिशमेंट कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है, मैंने बताया था। डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, सिंपल और रिगरस, फिर आपका फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आपका फाइन और फिर आपका कम्युनिटी सर्विस। 6 तरीके का पनिशमेंट हो गया। थ्योरी क्या क्या है, डेटरेंट थ्योरी है, आपका रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है, प्रिवेंटिव थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, रिस्टोरेटिव थ्योरी है, कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी चीजें हम लोग पीनोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। फिर पनिशमेंट देने के बाद कैसे हम किसी ऑफेंडर को रिहैब करेंगे ये भी हमें उसी में पढ़ना है, क्योंकि वो भी पनिशमेंट का ही पार्ट है। फिर हम पढ़ने वाले हैं विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ विक्टिम। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भाई विक्टिम के साथ न्याय हुआ या नहीं, क्या जुडिशियल प्रोसेस में उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, क्या किसी अक्यूज्ड को सजा दे देना विक्टिम के साथ न्याय कर देना है, क्या क्या विक्टिम को और कोई हेल्प करना चाहिए। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं विक्टिमोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे स्कोप हैं क्रिमिनोलॉजी के ही, ये सारे पार्ट हैं क्रिमिनोलॉजी के ही, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अभी मैंने बताया कि कैसे कोई बच्चा अपराध करता है, अपराध करने के पीछे के फैक्टर क्या होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर होता है, वो बच्चा गरीब होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, अपराध कर लिया होगा, ठीक है, या फैमिली बैकग्राउंड उसका वैसा होगा, एंसेस्ट्रल मतलब सिस्टम होगा उसके घर में। सोशल फैक्टर भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के कॉजेस हैं। इसके लिए प्रिवेंशन भी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कैसे हम किसी क्राइम को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो भी क्रिमिनोलॉजी में ही पढ़ना है। और लास्टली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में भी हमें क्रिमिनोलॉजी में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब कोई क्राइम होगा तो हमें उसको आगे डील भी तो करना है, उसके लिए फिर हमें पुलिस सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोर्ट बनाना पड़ेगा, सजा देंगे तो प्रिजन बनाना पड़ेगा। ये सारी सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कवर होता है। तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं स्कोप है आपके क्रिमिनोलॉजी के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द कॉज ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू दी प्री क्लासिकल स्कूल। प्री क्लासिकल स्कूल के अंदर क्या कॉजेस हैं, कारण क्या है, ठीक है, अपराध होने के। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, crime is caused by supernatural और divine forces rather than human reasoning और social factor। ये जो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है ये एक ज्यूरिस्ट का ओपिनियन है, हमेशा याद रखना। इसके अंदर जो भी स्कूल है, चाहे वो प्री क्लासिकल स्कूल हो या पॉजिटिव स्कूल हो या क्लासिकल स्कूल हो, ठीक है, कोई भी स्कूल हो, वो स्कूल नहीं, वो एक तरीके से थॉट है किसका, किसी ज्यूरिस्ट का। उसको ऐसा लगता है कि भाई क्राइम ऐसे होता है, किसी को लगा कि भाई क्राइम ऐसे होता है, तो जिसको जैसे लगा वैसे उसने
क्राइम को डिफाइन कर दिया। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था ये जो क्लासिक स्कूल है वो आया था 18th सेंचुरी में। ठीक है, 18th सेंचुरी में आया था। इसके पीछे इसको लाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले थे सेसारे बेकरिया, CESARE, सेसारे बेकरिया, BECCARIA। ठीक है, सेसारे बेकरिया इसके ओरिजिनेटर थे। ठीक है, इन्होंने ही यह आपका क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्लासिक स्कूल लाया। इसके बाद इसको डेवलप किया था जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, जेरेमी बेंथम ने। इसके अंदर ये जो क्लासिक स्कूल है, ये सेसारे बेकरिया और जेरेमी बेंथम का ये मानना है कि कोई भी अपराध जो होता है वो फ्री विल से होता है। ठीक है, मुझे ये अपराध करना है, मैं कर दूंगा। मेरे ऊपर किसी भी तरीके का ये बोलोगे कि नहीं ये साइकोलॉजिकल फैक्टर था इसका, ये मानसिक रोगी है, मन इसका जो है बीमारी के कारण ये अपराध कर दिया, या ऊपर से कोई नेचुरल फोर्स ने इसके ऊपर दबाव बनाया जिसके कारण अपराध हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी अपराधी अपराध अपने मन से और अपनी इच्छा से करता है, इसके ऊपर कोई किसी का भी हाथ नहीं होता। ठीक है, ये क्लासिक स्कूल का मानना है। वहीं पॉजिटिविस्ट स्कूल का मानना है कि कोई भी अपराध अपनी मर्जी से कोई नहीं करता। ठीक है, कहीं ना कहीं सोसाइटल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, या आप बोल लो मेंटल डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है। बस ये थीन लाइन है। क्लासिक स्कूल का मानना है कि कोई भी अपराधी अपराध अपनी इच्छा से करता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव नहीं होता। जबकि पॉजिटिविस्ट स्कूल का मानना है कि कोई भी अपराधी अपनी मर्जी से अपराध नहीं करता, फ्री विल से अपराध नहीं करता, उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव होते हैं, चाहे वो सोसाइटल साइकोलॉजिकल प्रेशर हो, चाहे वो मेंटल प्रेशर हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं उसको ये सामाजिक दबाव हो, मतलब कुछ भी इस तरीके का, या उसका मेंटल ट्रॉमा में वो गुजर रहा हो। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई फैक्टर जरूर है। इंसान अपने मर्जी से अपराध नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरी उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। अब मैं वापस से इसको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू द प्री क्लासिकल स्कूल। ठीक है, इसका भी वही मानना है। According to the pre-classical school of criminology, crime is caused by supernatural or divine forces rather than human reasoning or social factors. ये बोल रहा है कि क्राइम जो होता है वो कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल फोर्स, ठीक है, या दैवीय शक्ति के कारण कोई अपराधी करता है, कोई अपराधी अपराध करता है, इसके पीछे कोई सोशल फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये प्री क्लासिकल स्कूल का मानना है। प्री क्लासिकल स्कूल के हिसाब से क्राइम क्यों होता है, तो क्रिमिनल बिहेवियर वाज बिलीव्ड टू रिजल्ट फ्रॉम एविल स्पिरिट, डीमॉन्स और द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड। ठीक है, मतलब ये एक जमाने के टाइम पे चलता होगा। ठीक है, ये आज के जमाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आज के जमाने में कोई बिलीव करता है क्या कि भगवान ने करवा दिया किसी से अपराध, या अल्लाह ने किसी को उकसा दिया कि तू अपराध कर ले, ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये प्री क्लासिकल स्कूल मेरे हिसाब से लगता है वो कौन से पहली या दूसरी सदी का ये स्कूल है। ठीक है, इसका कोई आज के युग में इसका कोई खास रोल नहीं है। हाँ, पॉजिटिविस्ट स्कूल का आज के जमाने में रोल है, क्योंकि वो रिफॉर्म की बात करता है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि कहीं ना कहीं अपराधी जो है अपराध अपनी इच्छा से नहीं करता, या तो सोसाइटल प्रेशर में करता है, या बायोलॉजिकल कुछ ऐसे होते हैं सीन जिसके कारण करता है। ठीक है, या कुछ ऐसे सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिसके कारण अपराध करते हैं। तो पॉजिटिविस्ट ये जो स्कूल है वो आज के जमाने के लिए ठीक है। प्री क्लासिकल स्कूल देखने में ही लगता है कि किस जमाने का होगा। ठीक है, तो ये उस जमाने की बात करता है कि भाई कोई अपराधी उस जमाने में माना जाता था कि भाई कोई अपराधी ऐसे अपराध नहीं करता, कहीं ना कहीं डिवाइन फोर्सेस उसके ऊपर हावी हो जाता है जिसके कारण वो अपराध करता है। ठीक है,
तो इस पे मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उस ज़माने की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी समझ के रखो कि प्री क्लासिकल स्कूल किसके बारे में बात करता है, कि ये बोलता है कि कोई भी क्राइम तब होता है जब कोई डिवाइन फोर्स, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर बनाता है। इसके ऊपर कोई सोसाइटी का इफेक्ट नहीं होता, कोई अदर मतलब फैक्टर नहीं होते। इसमें सिर्फ डिवाइन या सुपर नेचुरल फैक्टर ही होते हैं जिसके कारण अपराध होता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी नहीं होता है ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द एक्ट अ प्रिजनर falling without sufficient cause to observe any of the condition on which parole was granted to him shall be deemed to have committed a prison offence. Under Section 51B of the Prison Act, a prisoner who fails without sufficient cause to observe any of the conditions on which parole or furlough was granted to him shall be deemed to have committed a prison offence and may be punished accordingly. ये बोल रहा है कि ये प्रिजनर के लिए प्रिजन एक्ट में वो क्या कौन सा कृत्य करेगा जो प्रिजन के अंदर भी वो अपराध माना जाता है। ठीक है, वैसे तो आप बाहर अपराध करके जेल गए, ठीक है, तब अपराधी माने गए। अगर आपने जेल में ही कोई अपराध किया तो प्रिजन ऑफेंस बोलते हैं उसको। तो कब हम मानेंगे? तो जब किसी अपराधी को पेरोल पे छोड़ा जाता है या फरलॉ पे छोड़ा जाता है, ठीक है, और उसको कुछ कंडीशन दिए जाते हैं। अगर उसने कोई कंडीशन वायलेट किए, ठीक है, तो वो प्रिजन ऑफेंस है, मतलब वो प्रिजन के अंदर ही अपराध कर दिया है, ऐसा माना जाएगा। और उसको फिर बाद में, मैंने कल भी बताया था कि उसको जो है बाद में उसका तुरंत जो है पेरोल खत्म कर दिया जाएगा। जैसे 15 दिन के लिए मिला था और उसने 2 दिन बाद ही कंडीशन वायलेट कर दिए, तुरंत उसको अरेस्ट करके लाया जाएगा और उसके फ्यूचर पेरोल भी बैन कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने प्रिजन ऑफेंस किए। प्रिजन ऑफेंस का मतलब जेल से ही वो छूटा था और कुछ कंडीशन के साथ उसको मिला था पेरोल और उसने उसी को वायलेट कर दिया। तो ये एक तरीके से प्रिजन ऑफेंस कमिट किया है उसने, जिसके लिए उसका पेरोल फ्यूचर के लिए भी बैंड हो जाएगा और तुरंत उसको अरेस्ट करके बुलाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, विच इज द लास्ट jury trial case in India under criminal procedure code। कौन सा लास्ट ज्यूरी ट्रायल केस था हमारे भारत का अंडर सीआरपीसी? तो के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज द लास्ट ज्यूरी ट्रायल केस इन इंडिया। ज्यूरी ट्रायल्स वर अबोलिश्ड अंडर द सीआरपीसी। ठीक है, पहले 5-6 लोग बैठते थे, ठीक है, उसके आधार पर वो सभी डिसीजन लेते थे कि इसके साथ क्या करना है। तो वो ज्यूरी सिस्टम होता था, उसको एबोलिश कर दिया गया सीआरपीसी से। और ये लास्ट केस था हमारा के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अक्षय कुमार का मूवी बना था इसके ऊपर। 40 इन राममूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन डायरेक्शन फॉर विच रिफॉर्म। ठीक है, तो राममूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी किया, डायरेक्शन जारी किए। किस चीज के लिए डायरेक्शन था, वो किस रिफॉर्म के लिए था? तो श्री राममूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड इम्पोर्टेंट डायरेक्शन फॉर प्रिजन रिफॉर्म। ठीक है, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग जेल कंडीशन, राइट्स ऑफ दोज इन कस्टडी। द रूलिंग highlighted that imprisonment must not only punish but also aim to rehab and human treatment of prisoners। ठीक है, तो ये सारी बातें राममूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक्सप्लेन द सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता विच गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई अनसाउंड माइंड अपराधी है जिसने कोई अपराध किया है तो उसको इम्यूनिटी दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो कहाँ दिया गया है, किस सेक्शन में दिया गया है और क्या कहा गया है उसमें, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है आपसे। तो सेक्शन 22 ऑफ BNS grants immunity from criminal liability to a person of unsound mind who cannot understand the nature or wrongfulness of their act। कोई पागल इंसान है, किसी के ऊपर पत्थर मार दिया, वो घायल हो गया, ठीक है,
बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया, क्या आप इसको जेल में डाल देंगे? नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये पागल है, इसका मेंटल स्टेटस इतना भी नहीं है कि वो समझ पाए कि इस पत्थर से किसी को चोट लग सकता है, वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उसको नहीं आइडिया है। ठीक है, तो सेक्शन 2 में बीएनएस के उस ऐसे लोगों के लिए इम्यूनिटी ग्रांट किया गया है, ऐसे लोगों को छोड़ देने के लिए कहा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल, if someone with severe mental illness harms another person but cannot understand their action, ठीक है, they may be protected under section 22। ठीक है, अंडर सेक्शन 22 में वैसे लोगों के लिए इम्यूनिटी दिया गया, मतलब माफ कर दिया जाना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया है। ठीक है, ऐसे ही किसी ने कल था ना एक क्लेप्टोमेनिया वाला, एक सवाल था हमारा इसी में क्लेप्टोमेनिया, तो किसी ने पूछा था कि सर इसके लिए पनिशमेंट है, तो देखो यहाँ पे इम्यूनिटी मिला हुआ उसको। क्लेप्टोमेनिया का मतलब एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर जिसमें लोग चोरी करते हैं। ठीक है, वो जानबूझ के चोरी नहीं करता, लेकिन उससे हो जाता है वो ऐसा, उसका मानसिक संतुलन ही तभी रहता है ऐसा। ठीक है, बाद में हालांकि उसको पछतावा भी होता है कि मैंने चोरी कैसे कर लिया, इतना रेप्यूटेड आदमी हूँ, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो क्यों किया था? क्योंकि उसको मेंटल डिसऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रोग से जूझ रहा है। तो अगर ऐसा उसने कहीं पे चोरी कर लिया, लेकिन बड़े बड़े चोरी नहीं, छोटा मोटा, जैसे सर ने बताया था, होटल गए, कोई बर्तन चुरा लिए, चम्मच चुरा लिए। ठीक है, ऐसा कोई अपराध, चॉकलेट किसी दुकान पे गए, उसका चॉकलेट का एक डब्बा पीछे रख लिए, ऐसा कुछ चोरी करना। ठीक है, तो किसी ने पूछा था पनिशमेंट है क्या? आईपीसी में चोरी के लिए पनिशमेंट है, लेकिन उसका अगर वो मेंटल कंडीशन कोर्ट में साबित कर दे कि इसको मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसको यहाँ पे सेक्शन 22 में प्रोटेक्शन मिल जाएगा ना। समझ रहे हो? तो बस उसी को लिंक करने के लिए मैं समझाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में आर्टिकल 20 के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आर्टिकल 20 of the Indian Constitution provides protection of individual against ex facto laws, double jeopardy and self incrimination। जब आर्टिकल 20 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि अगर कोई लॉ, ठीक है, अपराध करने के बाद बनता है, तो अपराध करने जो लॉ से पहले अगर किसी ने अपराध किया है तो आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं आज चोरी के लिए कानून बनता है कि 10 साल की सजा होगी। ठीक है, और मैं कल ही अपराध किया था, तो मुझे आज के लॉ से पनिशमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 बोलता है कि किसी भी अपराधी को रेट्रोस्पेक्टिवली आप पनिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपने कोई लॉ बनाया, उसके बाद कोई अपराधी अपराध करता है, तब आप उसको उस लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दें। आप कोई नया कानून बना के पीछे के अपराधी को वो सजा नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरा है बेइंग ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। अगर किसी अपराधी ने एक बार अपराध किया है और उसने पनिशमेंट ले लिए हैं, तो आप उसी अपराध के लिए दोबारा उसको सजा नहीं दे सकते हैं, डबल जेओपार्डी। ठीक है, तीसरा है बेइंग फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट वन सेल्फ। कोई बंदा है, आप उसी को मार पीट के बोल रहे हो कि तू अपना गुनाह कबूल कर, क्यों करेगा वो? सेल्फ इंक्रिमिनेशन किसी को नहीं करना है। आर्टिकल 20 बोलता है कि कोई भी अपराधी खुद को गुनहगार साबित करने के लिए, एविडेंस देने के लिए जवाबदेह नहीं है। वो चाहे तो साइलेंट भी रह सकता है, वो चाहे तो आपको बता सकता है, आप उसको जबरदस्ती इंक्रिमिनेट करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आर्टिकल 20 में कहा गया है। नेक्स्ट है डिफाइन रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या है? तो रेस्टिट्यूशन एक मेथड है जहां पे हम कंपनसेट करते हैं विक्टिम को। ठीक है, उनको जो लॉस हुआ है उनको हम कंपनसेट करते हैं। ठीक है, तो यही रेस्टिट्यूशन कहलाता है। इन क्रिमिनोलॉजी, रेस्टिट्यूशन इज अ मेथड ऑफ रिस्टोरिंग जस्टिस बाय रिक्वायरिंग द ऑफेंडर टू कंपनसेट द विक्टिम। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के जो अक्यूज होता है, हम उससे विक्टिम को कंपनसेट कराते हैं, उसको जो भी नुकसान हुआ होता है, मतलब कुल मिला के नुकसान भरपाई कराना ही रेस्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, कौन करता है? ऑफेंडर करता है। किसको करता है? विक्टिम को। ठीक है, ऑफेंडर रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनसेट करने के लिए विक्टिम को। यही है रेस्टिट्यूशन, मतलब रिस्टोरेटिव थ्योरी हमने पढ़ा था ना
कि भाई दोनों म्यूचुअली डायलॉग करेंगे, वही यहाँ पे रेस्टिट्यूशन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 44, गिव टू पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिविल में क्या होता है, सिविल में जो है सबसे पहले टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फोर्स प्राइवेट राइट। किसी का राइट है किसी प्रॉपर्टी पर, तो उस राइट को हम इन्फोर्स कराते हैं और दो इंडिविजुअल के बीच हम जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है कहाँ पे, सिविल में। क्रिमिनल में क्या होता है, टू पनिश एंड प्रिवेंट ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अक्यूज्ड को पनिश करते हैं और फ्यूचर में कोई क्राइम ना हो इसको प्रिवेंट करते हैं ताकि सोसाइटी में पीस एंड लॉ मेंटेन रहे। फिर सिविल में दूसरा है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होता है, जबकि क्रिमिनल केस में स्टेट होता है वर्सेस अक्यूज्ड। मतलब स्टेट का मतलब प्रोसिक्यूशन, जो विक्टिम होती है वो, और उसके वर्सेस में होते हैं अक्यूज्ड, जो अपराध किया होता है, ऑफेंडर। ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है इसमें। सिविल का मेन फोकस होता है रिलीफ पर, कॉम्पनसेशन पर, जबकि क्रिमिनल का मेन फोकस होता है पनिशमेंट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव वन प्रॉब्लम ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर। अंडर ट्रायल प्रिजनर के कोई एक प्रॉब्लम बताइए। तो वन मेजर प्रॉब्लम ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर इज प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रिजनर के लिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए। अंडर ट्रायल प्रिजनर का मतलब क्या होता है कि पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, ठीक है, कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया और उसका अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, उसने अपराध किया है या नहीं किया है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं किया अभी तक। तो ऐसे मामलों में क्या होता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर कहलाते हैं और उनको प्रोलॉन्ग्ड जेल में रहना पड़ता है जब तक उसका ट्रायल ना हो। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, एक कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए। ठीक है। हालांकि हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर को अनरीजनेबली आप जेल में नहीं रख सकते हैं, उसके लिए एक स्पीडी ट्रायल का भी अप्रोच कोर्ट ने लिया था। तो लीगल एड क्या होता है, तो लीगल एड एक तरीके का सर्विस है, ठीक है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर दिया जाता है। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसके पास मतलब जो गरीब हों या जो वल्नरेबल सोसाइटी के हों, ठीक है, ऐसे कोई कम्युनिटी है जिनको जस्टिस एक्सेस करने में सुविधा नहीं हो रहा है, तो वैसे लोगों को जो है लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। वैसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते हैं उन लोगों के लिए फ्री में वकील दिया जाता है, उनके फीस भरे जाते हैं, ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है। और ये क्यों आया था, ये आया था लीगल सर्विस एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर आया था, जिसमें गवर्नमेंट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, ठीक है, और वो ऐसे लोगों को न्याय देगी जिनके पास मतलब कोई साधन नहीं है, जो गरीब हैं, ठीक है, और जिनको न्याय की जरूरत है, जिनका सोशल स्टेटस जो है बहुत वीक है, वैसे लोगों को फ्री में सरकारी सुविधा, मतलब सरकारी न्यायिक हेल्प बोलते हैं उसको, दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, ये पढ़ देता हूँ 46 का। लीगल एड इज द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विस to those who cannot afford them, ensuring that every person has access to justice regardless of their economic or social status। तो यही तो बताया मैंने। नेक्स्ट है 47, गिव मेरिट ऑफ पेरोल एंड प्रोबेशन। पेरोल और प्रोबेशन का मेरिट पूछ रहा है, मतलब क्या है उसमें खास बात क्या है ये पूछ रहा है। तो पेरोल का खास बात यह है कि ये रिहेबिलिटेशन पे फोकस करता है। दूसरा, जेल की ओवर क्राउड को कम करता है। अगर हम किसी को पेरोल पे छोड़ दें तो एक प्रिजनर को तो हम बाहर कर दिए, ठीक है, फिर इसी तरीके से बहुत सारे प्रिजनर को पेरोल दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रिजन में ओवर क्राउडिंग को भी कम करता है पेरोल। फिर तीसरा है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट में के ये एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जेल अथॉरिटी को लगेगा कि आपको जो है कहीं जाना है, आपने लेटर लिखा जेल अथॉरिटी को कि आपकी बेटी की शादी है,
जेल अथॉरिटी उस एप्लीकेशन का संज्ञान लेगा, उनको लगेगा कि आपने मतलब कोई गलत काम नहीं किया है, जेल में रह के सब सही अभी तक किया है, तो आपको पेरोल पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेजेस गुड कंडक्ट। अगर आपके जेल के अंदर गुड कंडक्ट है तो कहीं ना कहीं आपको पेरोल मिल जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गुड कंडक्ट को बढ़ाता है ना, कि भाई अगर आप अच्छे से रहोगे तो आपको पेरोल पे छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा है। फिर है आपका प्रोबेशन। प्रोबेशन का मेरिट पूछ रहा है, तो प्रोबेशन भी, और प्रोबेशन का भी मेरिट है कि ये जेल के अल्टरनेटिव है। इसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर या माइनर ऑफेंडर को जेल नहीं भेज के हम क्या करते हैं, उसको सोसाइटी में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेट टू इम्प्रिजन है। दूसरा रिहैबिलिटेशन एंड गाइडेंस। इसमें जो है प्रोबेशन ऑफिसर जिसको भी प्रोबेशन पे छोड़ता है उसको उसके ऊपर गाइडिंग करता है, उसको सुपरवाइज करता है, रिहैब करने की कोशिश करता है। फिर रिड्यूसेस प्रिजन बर्डन। ये भी ओवर क्राउडिंग को कम करता है कहीं ना कहीं। ठीक है। और मेंटेन सोशल टाइज। अगर हम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, माइनर ऑफेंडर को घर पे ही छोड़ते हैं, ठीक है, जेल नहीं भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से सोशल टाई करके फिर से सुधरने का उसके अंदर चांस रहता है। ठीक है। तो कुल मिला के इन शॉर्ट पेरोल और प्रोबेशन हेल्प करता है किस चीज में, रिहैबिलिटेशन में, ओवर क्राउडिंग कम करने में, ठीक है, और प्रोमोट गुड कंडक्ट, ये सारी चीजों में। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। ये जो बाल अपराध होते हैं उसके क्या कारण है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी स्टेम्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ फैमिली इश्यूज, जैसे ब्रोकन होम्स, पुअर पेरेंटिंग, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पोवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रेशर, ठीक है, साइकोलॉजी इशू, मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, environmental factor, exposure to violence, community breakdown, मीडिया, ये सारे कहीं ना कहीं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के मेन कारण है। ठीक है। अगर वो अपने सोसाइटी में अपराध होते देखेगा, ठीक है, तो एक्सपोजर हो गया उसके लिए, वो वही देखेगा ना जो सोसाइटी में चल रहा है। तो अगर वैसे इन्वायरमेंट में वो है तो वो भी अपराधी ही बनेगा। अगर ऐसा कोई मेंटल, उसके पास मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसमें भी वो अपराध कर सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गरीब है, ठीक है, पोवर्टी भी कहीं ना कहीं चाइल्ड डिलिक्वेंसी का जो है फैक्टर है। फिर है पुअर पेरेंटिंग, माँ बाप ने अच्छे से सिखाया नहीं, संस्कार नहीं दिए, ठीक है, तो उससे भी बाल अपराध होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द रीजन फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। क्या होता है मेंटल डिसेबिलिटी के कारण, क्यों मेंटल डिसेबल होता है इंसान। ठीक है। तो मेंटल डिसेबल होने के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे उसको मतलब प्री नटल है, मतलब जब वो पेट में था तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसको ये हुआ, या बर्थ इंजरी कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब जन्म के टाइम पर ही कुछ इंजरी हुआ ऐसा, या ब्रेन डैमेज हो, या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो, ठीक है, पोवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण भी लोग मेंटल डिसेबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिमिनोलॉजी के अंदर ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर को मोटिवेट करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है अपराध करने के लिए। ठीक है। तो मेंटल डिसेबिलिटी के कुछ कारण है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर दी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम के करने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं। तो पहला तो है अपॉर्चुनिटी, आपको पैसा मिलने का चांस रहेगा तभी आप पैसा मांगोगे। जैसे मैं जाता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे प्यून को बोलता हूँ केस फाइल निकालो, ठीक है, अब वो बोलता है पैसा दो, फिर निकालता हूँ, मैं उसको खाली जेब दिखा देता हूँ, पैसा ही नहीं है, तो फिर वो जाके बोलता है मैं, अरे यार अभी जज सर बुलाए हैं मैं आता हूँ, और वो चला जाता है फिर आता ही नहीं है। ठीक है। तो जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तब तक वो अपराध कर ही नहीं सकता ना व्हाइट कॉलर का। मैं पैसा लाया हूं आपको देने, तभी तो आप लोगे ना। जब मैं पैसा लाऊंगा ही नहीं तो आप कैसे लोगे। तो अपॉर्चुनिटी अगर उसको मिलेगा
तो वो व्हाइट कॉलर क्राइम करेंगे। दूसरा है फाइनेंशियल प्रेशर, उसको कर्जा इतना रहता है या उसको घर लेना है, ठीक है, या उसने कुछ ऐसे टारगेट बनाए कि मुझे इस महीने तो इतना कमाना है, ठीक है, और अगर वो उतना नहीं कमाता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है उसके ऊपर कि भाई कहाँ से झोल करें। यही झोल व्हाइट कॉलर क्राइम है, ठीक है, पैसे का ही लेन देन और करप्शन करके, ठीक है, चीट करके या किसी के साथ ऐसा कुछ करके, तो वो व्हाइट कॉलर क्राइम में आता है। तो फाइनेंशियल प्रेशर भी कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं। फिर है डिजायर ऑफ स्टेटस, मतलब मुझे अमीर बनना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे चौल में नहीं रहना, मुझे बिल्डिंग में जाना है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटस को अपलिफ्ट करने का जो डिजायर है इंसान के अंदर, वो भी व्हाइट कॉलर क्राइम को करने के लिए उकसाता है। और नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। ये तो सही बात है, अगर किसी ने करप्शन किया तुरंत उसको दबोचो, जेल में डालो और अगले ही दिन उसको फांसी की सजा दे दो। कोई करेगा क्या करप्शन? लिख के देता हूँ 99% करप्शन कम हो जाएगा। लेकिन हमारे भारत में तो आपको पता है एक आरोपी को सजा देने में 20 साल लग जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम तो वैसे भी नहीं दिखता है लोगों को, तो क्या ही इसके लिए सजा देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट की जो कमी है वो भी ऐसे अपराध को बढ़ाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, स्टेट टू रीजन व्हाई कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी इन्फ्लिक्टेड। ये बोल रहा है कि क्यों फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, इसके पीछे का 2 रीजन बताइए, ठीक है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों देना चाहिए, इसके 2 रीजन बताएं। ये दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नहीं देने के पीछे का रीजन ये है कि ऐसा लगता है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कोई अपराधी की है, ठीक है, उसने मर्डर किया है या कुछ भी ऐसा अपराध किया जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर थे, ठीक है, हमने उसको फांसी पे सजा टांग दिया और वो मर गया। बाद में ये पता चलता है कि वो बंदे ने कोई ऐसा परिस्थिति था जिसमें उस अपराध को अपने ऊपर लेने के लिए बाध्य हो गया, हालांकि उसने वो अपराध किए नहीं थे, ठीक है। वैसा पूरा परिस्थिति बना दिया गया था कि मर्डर होगा, तुम चाकू लेके उधर ही रख रुकना, ठीक है, सीसीटीवी वीडियो में भी तुम ही आना ताकि ये लगे कि तुम ही ने किया था। मतलब पूरा ऐसा परिस्थिति बना दिया गया था कि अपराधी वही लगे। हालांकि पता चला बाद में कि वैसे कोई ऐसा था उसके ऊपर कोई आका जिसने पूरी साजिश रची, मर्डर उसने किया और फांसा इसको दिया, और ये भी अपने परिवार को बचाने के लिए ये अपराध अपने नाम पे कर लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इनोसेंट पीपल मर गया। अब उसको वापस लाया जा सकता है क्या? अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया होता, ठीक है, जेल में भेज दिया गया होता, भले आजीवन डाल दो, तो कभी भी पता चलता तो उसको हम तब वापस जेल से बाहर छोड़ सकते थे ना। लेकिन अब कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इसका जो एक निगेटिव फैक्टर है कैपिटल पनिशमेंट का, यही है कि इनोसेंट पीपल के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसको आप वापस से करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन का बहुत मतलब इसमें रिस्क रहता है। और दूसरा है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। सही बात है, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आप खुशी से जी सकते हैं, जितना चाहो जी सकते हो, तो फिर आपको डेथ पेनल्टी क्यों दिया जाना चाहिए? हाँ, भले आपने अपराध किया है वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन आपको राइट टू लाइफ की आजादी तो फिर भी है ना, ठीक है। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये ह्यूमन राइट का डायरेक्ट वायलेशन है जब हम किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं तो, ठीक है। ये हो गया नहीं देने के पीछे। और कैपिटल पनिशमेंट देने के पीछे क्या रीजन है, क्यों देना चाहिए? तो इसलिए देना चाहिए ताकि एक सोसाइटी में स्ट्रांग मैसेज जाए, ठीक है, कि अगर आप इस तरीके का हीनियस अपराध करेंगे तो आपको भी फांसी की सजा मिलेगी। तो ऐसे में लोग थोड़ा सा डरेंगे, ठीक है, वो अपराध करने से लोग डरेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग मैसेज देने के लिए, सोसाइटी को ऐसे हीनियस अपराध से रोकने के लिए कैपिटल पनिशमेंट ही एक ऑप्शन बच जाता है, ठीक है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हैंग टिन डेथ होता है ना, मतलब जब हम किसी को फांसी देते हैं तो उसको लटका दिया जाता है, जब तक उसका सांस नहीं टूटता तब तक उसको लटका के रखते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट में किसी एनजीओ ने फाइल किया था कि ये इनह्यूमन है। आप किसी को कैसे आपके सभी के सामने लटका देते हैं, वो घुटते रहता है और आपके सामने दम तोड़ता है, कौन होते हो आप ऐसा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि कोई ऐसा मेडिसिन बनाया जाए जिसको साइलेंटली अक्यूज्ड को दे दिया जाए और वो मर जाए, मतलब कुछ ऐसा सांस तोड़ने या गला में फांसी लगाने जैसा कुछ ना हो, ठीक है। तो इस पे चल रहा है, विचार चल रहा है, मेरे हिसाब से हो जाएगा इस पे भी व्यवस्था कि किसी को भी फांसी नहीं दिया जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे कोई ऐसा इंजेक्शन दिया जाएगा जिसके साथ ही वो आराम से सोएगा और सोया ही रह जाएगा, ठीक है, ना उसको कोई पेन होगा ना कुछ। हमारा व्हाट इज पैथोलॉजिकल आर्सन। पैथोलॉजिकल आर्सन भी एक तरीके का क्या है, फॉर्म ऑफ आर्सन है, जिसमें लोग अपराध करते हैं, कैसा, आग लगाने का। मतलब वो साइकोलॉजिकल उसको डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें उसको लगता है कि मुझे मतलब आग लगाना है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आग लगाते रहता है, ठीक। पायरोमेनिया और पैथोलॉजिकल आर्सन में डिफरेंस ये है कि पायरोमेनिया टोटली मेंटल डिस्टरबेंस के कारण लोग आग लगाते हैं, ठीक है, जबकि पैथोलॉजिकल आर्सन में मेंटल डिसऑर्डर हो या ना हो, रिवेंज के पर्पज से जब हम अपराध करते हैं आग लगाने का, तो वो पैथोलॉजिकल आर्सन में कवर होता है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मतलब क्या क्या कारण है कि वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला है अब्यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। मैं सीआर हूँ, ठीक है, किसी कंपनी में बड़े पोस्ट पे हूँ मैं, ठीक है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ या कुछ ऐसे बड़े पोस्ट पे हूँ। कोई महिला आती है जो अंडर मतलब काम करती हैं, मैं उसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे करोगी तो मैं तुम्हारा पोस्ट ऊपर कर दूंगा, ठीक है। अभी तुम क्लर्क हो, मैं तुमको मतलब सीनियर डिवीजन में लाके रख दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का एक कॉज है कि वो अपने पावर का अब्यूज कर रहा है, ठीक है, मतलब सुपीरियर मिसयूज देयर पोजीशन ओवर सबऑर्डिनेट। दूसरा है पुअर वर्क प्लेस कल्चर। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा संस्कृति नहीं है कि भाई कोई महिला आए तो कैसे उसके साथ ट्रीट करना है, न सीसीटीवी फुटेजेस रहते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। तो मतलब वर्क प्लेस कल्चर पे कुछ ऐसा मतलब दिखे ऐसा कुछ नहीं, सब जैसे चल रहा है, किसी महिला के साथ किसी ने कुछ किया, चल जाने तो छोड़ो, फिर कभी करेगा तो देखेंगे, मतलब इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ किया तो तुरंत ऑब्जेक्शन लो, उसको वहीं पे खत्म करो, नहीं, हम लोग टॉलरेट कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कारण बनता है। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। जैन हम ये भेदभाव करते हैं कि लड़की है तो कम काम करेगी, लड़का है तो अच्छे से काम करेगा, ठीक है, लड़की है तो उसको आराम की ज्यादा जरूरत होगी, लड़का है तो ये तो घोड़े के जैसे काम करेगा। तो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी भी जो है आपका सेक्सुअल हरासमेंट का जो है कारण बनता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस की कमी भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को बढ़ावा देता है। किसी भी लड़की को पता ही नहीं है कि मेरे साथ छेड़छाड़ होगा तो ऐसे नियम है, ऐसे कानून है, हम कंप्लेन कर सकते हैं अथॉरिटी को, उसको निकलवा सकते हैं, ये सब होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो आपको पता नहीं है तो लोगों को तो आपका फायदा उठाना ही होगा, तो उठाएंगे वो ऐसा। वीक रिपोर्टिंग सिस्टम, कहीं भी किसी भी बड़े बड़े कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि भाई कोई अपराध हो तुरंत रिपोर्ट करो, तुरंत उसको जो है कॉग्निजेंस में लिया जाए, ताकि सामने वाला डरे, ठीक है, कि ऐसा कभी ना करे, दूसरे भी उससे डरे। जब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा तो लोग तो फिर उसको अपॉर्चुनिटी के तरह से लेंगे, ठीक है, प्रिविलेज के तौर पे लेंगे और फिर वो अपराध बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू वेज टू कर्ब प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन को कम करने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है देह व्यापार, ठीक है, तो देह व्यापार को कम करने के लिए कोई दो वो बताइए रास्ता। तो पहला है कि भाई आप कानून ही बहुत स्ट्रांग बनाइए, स्ट्रिक्ट बनाइए, ठीक है,
कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको सजा सीवियर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप प्रोस्टिट्यूशन को कम कर पाएंगे। दूसरा है प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो महिलाएं देह व्यापार में जा रही हैं, अगर आप उसको शिक्षित करें, उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दें, जॉब दें, अच्छे अच्छे पोस्ट पर उसको नौकरी मिले, तो वो क्यों प्रोस्टिट्यूशन में जाएगी? क्या मतलब है उसका प्रोस्टिट्यूशन में जाके? ठीक है, तो ये दो चीजें अगर हम करें तो प्रोस्टिट्यूशन को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनी टू कॉजेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ऊपर पूछा था कारण मतलब रास्ता बताइए कम करने के, ठीक है। अब पूछ रहा है कारण बताइए क्यों होता है। तो पहला तो है पोवर्टी, ठीक है, एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। महिलाएं जो है उनके पति गरीब होते हैं, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है, नौकरी उसको नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण भी महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ अग्रसर हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा है सोशल एंड फैमिली फैक्टर। फैमिली टूट गया, घर में कोई नहीं है, पति डाइवोर्स दे दिया, महिला अकेले रह रही हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब फैमिली ब्रोक हो जाती है, ठीक है, या वो महिला शिक्षित नहीं है, उसके पास परिवार को चलाने के लिए तक पैसे नहीं है, तो ऐसे मामले में वो महिलाएं सेक्स वर्कर के तौर पे आगे बढ़ जाती हैं और फिर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में लग जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारे कारण हैं जिसके कारण प्रोस्टिट्यूशन हो रहे हैं। ये हो गया टोटल 55 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग? Black marketing refers to the illegal buying, selling, or distribution of goods and service that are restricted। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा गुड्स जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, अगर वैसे सामान का आप इलीगल मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है। ये कब होता है? ये खास करके तब होता है जब वॉर सिचुएशन हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो, ठीक है। तो ऐसे अपराध को कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर क्राइम भी कहा जाता है, जिसमें फाइनेंशियल गेन के लिए लोग गलत काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, नेम एनी टू ओपन प्रिजन, ओपन एयर प्रिजन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ओपन प्रिजन के दो नाम बताइए जो हैं। तो पहला है यरवड़ा ओपन जेल जो पुणे में है, और दूसरा है पैठन ओपन प्रिजन जो औरंगाबाद में है, जिसका अभी नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैठन ओपन प्रिजन है। यहाँ पे मतलब ओपन प्रिजन का मतलब कोई कारागृह वगैरह नहीं होता है, सभी को एक खुले मैदान में रखा जाता है, कोई खाना बनाएगा, कोई खाएगा, कोई सोएगा, कोई ऐसा, ठीक है। मैं गया हूँ ओपन प्रिजन में, DTSS कॉलेज के तरफ से यरवड़ा ओपन जेल गया हूँ। मैं नहीं गया, मेरे साथ सभी बच्चे गए जो हमारे बैच में थे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सेक्स रैकेटिंग। सेक्स रैकेटिंग का मतलब, रैकेट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप, ठीक है। और सेक्स रैकेटिंग का मतलब सेक्स से जुड़े अपराध उसमें होते होंगे, ठीक है। तो सेक्स रैकेटिंग रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन ऑफ इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, ठीक है। जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, लड़कियों को जो है अगवा करके ले जाते हैं, तो ये सारे क्या है, ये कहीं ना कहीं जो है सेक्स रैकेटिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एनी टू ऑफेंसेज कमिटेड बाय वुमेन। कोई ऐसे दो अपराध बताइए जो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। तो पहला है थेफ्ट और शॉपलिफ्टिंग। मॉल में जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो रख के बैग में या कहीं पे वो आ जाते हैं, क्या है ये? शॉपलिफ्टिंग है। ये खास करके महिलाओं से जुड़े अपराध में आते हैं। दूसरा है प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड ऑफेंस। प्रोस्टिट्यूशन करने वाली महिलाएं भी अपराधी होती हैं किसी हद तक, ठीक है। तो ये अपराध कौन करते हैं? महिला करते हैं। तो प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड जो ऑफेंस होता है वो महिला करते हैं, शॉपलिफ्टिंग भी महिला करते हैं। तो ये दो अपराध महिलाओं के लिए हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60, एनी टू ड्यूटीज ऑफ पुलिस। दो कोई ऐसे काम बताइए जो पुलिस के हैं। तो पहला है मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर,
दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। सिंपल है, कोई इसमें टफ नहीं है। पढ़ देता हूं मैं। टू की ड्यूटीज ऑफ द पुलिस आर: फर्स्ट, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंटिंग क्राइम, कंट्रोलिंग डिस्टर्बेंसेस एंड इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, डिटेक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिंग एविडेंस एंड सॉल्व क्रिमिनल केसेस।